Good morning. मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुर्वा से हूँ। आज हम देखेंगे कि भारतीय समाज पर मुस्लिम समुदाय का या मुस्लिमकरण का क्या प्रभाव पड़ा है या उसके प्रभावों पर हम आज चर्चा करेंगे। यह विषय सेमेस्टर 6 के DSE 4 से संबंधित है, जो यूनिट 2 से लिया गया है। इस संबंध में आज हम देखेंगे कि भारतीय समाज में कब मुस्लिम समाज का आगमन हुआ और उनका किन किन क्षेत्रों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है। वैसे तो मुस्लिम समाज के इतिहास के संबंध में देखा जाए तो 7वीं सदी में इस्लाम का उदय विश्व इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना थी। इसके प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद रहे हैं। उनके उपदेशों और शिक्षाओं के फलस्वरूप उदित हुए इस्लाम का जोर एकेश्वरवाद और भाईचारे पर अधिक रहा था। इस्लाम के उदय के पहले जो अरब अंधकार में डूबा था और प्रायः सभी क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ था, उसी अरब को पहले हज़रत मोहम्मद ने और बाद में उनके खलीफाओं ने एक शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य के रूप में परिणत कर दिया। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात उनके अधूरे कार्य को धर्मनिष्ठ खलीफाओं ने आगे बढ़ाया। तत्पश्चात उमैयद खलीफाओं और बाद में अब्बासिद खलीफाओं के समय इस्लामिक राज्य के स्वरूप में कई बदलाव आए और इस्लामिक राज्य का काफ़ी विस्तार भी हुआ। इसी अवधि के दौरान हिंदुस्तान के सिंध क्षेत्र में अरबों का आक्रमण हुआ और इस्लाम का भारत में प्रचार प्रसार संभव हो पाया। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों ने अरबों की सिंध व मुल्तान विजय को इस्लाम के संदर्भ में एक मामूली घटना ही मानते हैं। तथापि अरबों के आरंभ किए हुए कार्य को तुर्कों ने पूर्ण किया। अरबों की बजाय तुर्क लोग अधिक महत्वाकांक्षी एवं उत्साही धर्म प्रचारक थे। हिंदुस्तान में विशेषकर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण तथा पंजाब विजय के पश्चात ही इस्लाम के प्रचार प्रसार के तौर पर तरीकों में बदलाव आना शुरू हुआ। इस अवधि से अनेक मुस्लिम सूफी संतों ने यहाँ के सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। आगे के काल में मोहम्मद गौरी के आक्रमणों और दिल्ली सल्तनत के स्थापना होने से यहाँ हिंदुस्तान के में विभिन्न क्षेत्रों में इस्लाम का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। विस्तार से अगर इस संबंध में जाने तो इस्लाम का उदय 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप में हुआ था और इसके संस्थापक हज़रत मोहम्मद थे। मोहम्मद साहब का जन्म और इस्लाम का उदय अरब के इतिहास में एक सीमा चिन्ह है। सर वुजले हेग ने ठीक ही कहा है कि इस्लाम का उदय इतिहास की एक अति महत्वपूर्ण घटना है। हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के एक शताब्दी के बाद उनके उत्तराधिकारी और उनके अनुयायी ही ऐसे साम्राज्य पर शासन करने लगे जिसका विस्तार प्रशांत महासागर से सिंध तक और कैस्पियन से नील नदी तक था। इस बीच कई साम्राज्य के लोग आए और भारत में अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास किया। कभी पैगंबर का शासनकाल था, उसके बाद धीरे धीरे इस्लाम का आगमन हिंदुस्तान में होने लगा। उसके बाद उन्होंने अरबों द्वारा सिंध की विजय
प्राप्त की। उसके बाद यहाँ तुर्कों का आक्रमण होना प्रारंभ हुआ। इस तरह समय अवधि में वे लोग दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गौरी के काल में हुई। इनके आने के बाद से इस्लाम की राजनीति, उनकी समाज संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव भी पड़े। हिंदुस्तान में इस्लाम के आगमन पर प्रभाव न केवल राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी पड़ा। इतिहासकार हबीबुल्लाह मानते हैं कि भारत में एक स्वतंत्र इस्लामी राज्य की स्थापना का श्रेय तुर्कों को ही जाता है। तुर्कों ने एक शक्तिशाली एवं केंद्रीकृत राजनीतिक संगठन की स्थापना की, विशेषकर विभिन्न क्षेत्रों की सामंतवादी परंपराओं को तोड़ने और साम्राज्य के विभिन्न भागों को एक केंद्रों के साथ जोड़ने के उद्देश्य से यह व्यवस्था शुरू की गई। तुर्कों ने पूरे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र के इकत्ता के रूप में बंट गए। इकत्ता वास्तव में राजस्व हस्तांतरण से संबंधित संस्था थी, जिससे अधिकारी एवं सेना का व्यय भी निर्वाह करते थे और साथ ही साथ इलाके में कानून और व्यवस्था भी बनाए रहते थे। निज़ामुल मुल्क ने सियासतनामा में इक्ता के नियम को इक़्तिदार या मुक्ता की स्थिति का विस्तार से उल्लेख किया है। इस घटना के अंतर्गत दिए जाने वाले क्षेत्र दो प्रकार के थे, छोटे और बृहद। बड़े इक्ता प्रमुख विश्वास पात्रों को ही प्रदान किए जाते थे। अभी तक ऐसा माना जाता है कि सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में इक्ता व्यवस्था प्रशासन का आधार थी। उसके शासनकाल में मुल्तान से लेकर लखनौती तक क्षेत्रों छोटे व बड़े मुक्ताओं में बांटे गए थे। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इक्ताओ सिद्दीकी यह मानते हैं कि इस समय तक सल्तनत की राज्य प्रणाली में इक्ता प्रथा का सुव्यवस्थित रूप नहीं उभरा था तथा इस प्रणाली में समय के साथ परिवर्तन किए जाते रहे। उत्तरी भारत में तुर्कों की विजय के महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव भी पड़े। सुप्रसिद्ध इतिहासकार मोहम्मद हबीब यह मानते हैं कि तुर्की शासन की स्थापना के कारण आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आए। भारत का बाहरी देशों से व्यापार संपर्क बढ़ा। एक मानक मुद्रा के प्रचलन से देशों के आंतरिक व्यापार एवं वाणिज्य में भी वृद्धि हुई। तुर्कों ने पहले से चले आ रहे आर्थिक संगठन से अधिक श्रेष्ठ आर्थिक संगठन का निर्माण किया। इस कारण नगरीय केंद्रों का काफ़ी विस्तार भी हुआ। इस संदर्भ में इतिहासकार मोहम्मद हबीब ने शहरी क्रांति से संबंधित सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया। वे मानते हैं कि शहरी क्रांति लाने में तुर्की शासक वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। तुर्कों के आने के बाद शहर में काम करने वाले श्रमिकों के साथ किए जाने वाले विभेद मिटा दिए गए। तुर्कों ने जब नगरों में प्रवेश किया तो उसके साथ निम्न वर्ग की जाति हिंदू श्रमिकों को भी प्रवेश मिला, क्योंकि औद्योगिक उपक्रमों के लिए उनकी सेवाओं की ज़रूरत थी। इस प्रकार नई शासन व्यवस्था में नगर उद्योग और व्यापार के समृद्धशाली केंद्र बन गए। मोहम्मद हबीब मानते हैं कि यह परिवर्तन मुख्यतः दिल्ली शहर के तेज़ी से होने वाले विकास में परिलक्षित हुआ। इतिहासकार इरफान हबीब भी मानते हैं कि 13वीं-14वीं सदियों के दौरान शहरी अर्थव्यवस्था का काफ़ी विकास हुआ और नगरों की संरचना व उनके आकार में भी वृद्धि हुई। तुर्कों के आगमन के पश्चात 13वीं सदी के दौरान ग्रामीण समाज के ढांचे भी कुछ परिवर्तित हुए। प्रारंभिक तुर्क इस सुल्तान भू राजस्व की वसूली के लिए हिंदू सरदारों का ही सहारा लेते थे और प्रचलित प्रथाओं के अनुसार किसानों से इसकी वसूली करने का दायित्व उन्हीं को सौंपा था। लेकिन 14वीं सदी में इस नीति में परिवर्तन आया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कृषि नीति के अंतर्गत गांव में परंपरागत सुविधा प्राप्त लोगों जैसे खेतों मुकदमों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रयास किया था। इसके पश्चात कुछ ऐसे ही प्रयास तुगलक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया। इन दोनों सुल्तानों ने
राज्यकाल में भू राजस्व की दर काफ़ी अधिक रही थी, लेकिन आगे फिरोज तुगलक के शासनकाल में नहर व्यवस्था के कारण कृषि का काफ़ी विस्तार हुआ। इस संदर्भ में इतिहासकार सतीश चंद्र मानते हैं कि उसके शासनकाल को आमतौर पर ग्रामीण समृद्धि और खुशहाली का काल माना जाता था। इस प्रकार तुर्कों का विजय से हिंदुस्तान के व्यापार पर भी प्रभाव पड़ा। इस अवधि में भारत का व्यापार बढ़ा और कृषि के साथ अनेक उद्योग धंधे पनपने लगे। दिल्ली के सुल्तानों ने व्यवहारिक मार्गों की सुरक्षा पर ध्यान दिया। जियाउद्दीन बर्नी इसके बाद से ही बहुत से आधुनिक विद्वानों ने इस्लाम की विजय को नकारात्मक प्रभाव में वर्णित भी किया है। सभी तुर्क सुल्तानों को अत्याचारी कहा गया। इतिहास के एस लाल ने अपनी पुस्तक ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन मेडिवल इंडिया में संकेत दिया है कि तुर्क सुल्तानों ने धर्म परिवर्तन के द्वारा हिंदुओं की संख्या का 1/3 कम कर दिया, किंतु यह पूर्ण रूपेण सही नहीं माना जा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि भारत के विजय के बाद क्या मुस्लिम भारतीय समाज में घुल मिल गए अथवा नहीं। इस पर अनेक मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि मुसलमानों ने अपने आप को पृथक रखने की बड़ी कोशिश की। वे मक्का की ओर ही देखते रहे और उन्होंने अपने कानून और भाषा साहित्य आदि पृथक ही रहे। वे भारत से बाहर अरेबिया ईरान देशों को अपना समझते रहे। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि मुसलमान भारत में आए थे, वे भारत के ही हो गए और उन्होंने भारत को ही अपना लिया। समय के साथ तुर्क सुल्तानों को हिंदुओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ा और हिंदुओं ने भी तुर्क शासकों के प्रति अपना रवैया बदला। हिंदू और मुसलमानों में भी विभिन्न क्षेत्रों में लेन देन शुरू हुआ। उन्होंने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में भक्ति एवं सूफी संतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहासकार ताराचंद का मत है कि हिंदू धर्म साहित्य, कला और विज्ञान में मुसलमानों के संपर्क से बहुत कुछ बदल गया। लेकिन टाइटस जैसे इतिहासकारों का मत है कि हिंदू लोग प्रायः पृथक ही रहे। तुर्कों की विजय का बौद्धिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा है। तुर्कों ने प्रशासन के उच्चतर स्तर पर फारसी भाषा को लागू किया। इससे प्रशासन की भाषा में एकरूपता आई। इसके अतिरिक्त बौद्धिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में भी उन्नति संभव हुई। इस अवधि में मध्य एशिया से सैकड़ों कवि, उलेमा, कलाकार, सूफी संत एवं बुद्धिजीवी यहाँ आकर बसे और उन्होंने यहाँ के बौद्धिक सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करना शुरू किया। धीरे धीरे दिल्ली व लाहौर इस्लामिक बौद्धिक संस्कृति के उत्कृष्ट केंद्र बन गए। इसके विपरीत तुर्क विजय के बाद इस्लाम के प्रचार के तौर पर अंतर आने लगा। अनेक मुस्लिम सूफी संतों ने यहाँ के सामाजिक जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। सारांश के तौर पर यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम का आगमन मुख्यतः अरब व्यापारियों तथा तुर्क आक्रमणकारियों के साथ हुआ था। यद्यपि अरब लोग हिंद पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे तथा अरबों की बजाय तुर्कों के आक्रमण कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी थे। हिंदुस्तान में इस्लाम का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाले तुर्क ही थे। उन्होंने ही हिंदुस्तान में एक स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना की। तुर्क आक्रमणकारियों के साथ एक बड़ी संख्या में मुस्लिम सूफी संत, कवि, उलेमा आदि हिंद में आकर बस गए थे और उन्होंने यहाँ के सांस्कृतिक एवं बौद्धिक जीवन को प्रभावित करना शुरू किया। धीरे धीरे इस्लाम ने हिंदुस्तान के प्रत्येक क्षेत्रों में जैसे प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में भी लोगों के जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। विशेष रूप से मुस्लिम सूफी संतों ने सामाजिक तनावों को कम करने व मिलीजुली संस्कृति को प्रोत्साहित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त मध्यकालीन नगरीकरण की प्रक्रिया सहित आर्थिक क्षेत्र में भी इस्लाम का प्रभाव महत्वपूर्ण रहा था।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।